हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हमारी ये सीरीज़ चल रही थी इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम एमपीपीएससी की प्री के यूनिट 5 और यूनिट 6 के टॉपिक्स कवर कर रहे थे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में समझा था। आज की क्लास में बेसिकली डिस्कशन रहेगा यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हम स्टेट के प्रोस्पेक्टस में देखेंगे, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में भी समझेंगे। चलिए, एक बेसिक डिस्कशन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है? जो किसी भी एक सोशल समूह को गवर्न करे उसे कहते हैं गवर्नमेंट। हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट का मेन पार्ट कौन होते हैं? तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लोग सभी मिलकर जो हैं गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये होते हैं रियल पॉलिसी मेकर्स। हमारे देश में जो भी नीतियाँ पॉलिसीज़ होती हैं उसको कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये सभी कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को। सिर्फ लोकसभा को क्यों, राज्यसभा को क्यों नहीं? कारण ये होता है कि लोकसभा में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है पब्लिक का। ठीक है, ऐसे में डायरेक्टली पब्लिक को अकाउंटेबल रहें, इसलिए लोकसभा के लिए कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लोकसभा में इन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया, ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उसी समय डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का पिछला सेशन जो था उसमें भी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। अगर वो पास हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट पर अब लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब भारत की जनता को अब लोकसभा प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। चलिए देखिए, आर्टिकल 75 जो है किससे डील करता है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं या प्रेसिडेंट, ये किसको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, देखिए इलेक्शन तो होते ही हैं, सभी सांसद का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़कर आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन इसके बाद एक जो मेजॉरिटी पूरी एक पार्टी होगी, उसका जो एक लीडर होगा, उस लीडर को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो अब यहाँ से हमको क्या समझ में आया? रियल एग्जीक्यूटिव हेड पूरे देश का, कंट्री का कौन है? तो दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। जबकि नॉमिनल हेड कौन कहलाएगा? तो वो हैं हमारे राष्ट्रपति, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, एक कन्वेंशन चला आ रहा है। ठीक है, जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में होगी, प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी का नहीं है, ऐसे केस में प्रेसिडेंट अपने स्वयं के डिस्क्रिशन से, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। बशर्त ये है कि अगर उस पार्टी का अभी राइट नाउ उन्होंने बहुमत नहीं दिखाया, लेकिन उनको जल्दी से साबित करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, प्रूव हिज कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, ये बात हो गई। अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है, वहीं हमने गवर्नर में देखा था कि 5 साल का टर्म ऑफ ऑफिस तो होता है, लेकिन ये किसके प्लेजर पर रहता है? तो मिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यही कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो हैं प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर बाहर आते हैं, जो कि हमें समझने हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी ऑफिस को होल्ड करेंगे किसके प्लेजर से? प्रेसिडेंट के, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहें। ठीक है, इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जब तक वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है, तब तक वो उस पद को संभाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि वो तब तक कॉन्फिडेंस जब तक ना खो दें लोकसभा का, तब तक उनको प्रेसिडेंस हटा नहीं सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ठीक है, ये अपॉइंट किया जाता है किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया।
अब प्राइम मिनिस्टर का मेनली काम क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग? तो ये पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कौन सा पोस्ट या फिर पद देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी श्री एस जयशंकर जी विदेश मंत्री बने हैं, तो ये आखिर डिसाइड किसने करा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डिसाइड करा है कि श्री एस जयशंकर क्या बनेंगे, विदेश मंत्री बनेंगे। ऐसे ही सभी मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का एक लीड रोल होता है पोर्टफोलियो डिसाइड करने में। कुछ अदर पावर्स अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की तो क्या होती हैं? ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसने किसको रिप्लेस करा है? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन कब बना था? 15 मार्च 1950 में। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप देख लीजिएगा। फिर उसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके भी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जैसे ही कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभालेगा, ही इज ऑटोमेटिकली द चेयरमैन ऑफ ऑल दीज कमीशंस। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसके भी चेयरमैन होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है इंटर स्टेट काउंसिल। चलिए, पिछले में हमने जब प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी थी तब देखा था कि प्रेसिडेंट प्रोरोग करते हैं और समन करते हैं किसको? पार्लियामेंट को। लेकिन इसके बैक स्टेज में जो छुपा रहता है वो असली कारण क्या है? ये पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके ये काम करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करने में किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा करे जाने वाले वर्क्स को एडवाइज और कोऑर्डिनेट करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हो गए। इमरजेंसी की सिचुएशन अगर देश में लग रही है तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को कह सकते हैं प्रोक्लेम करने के लिए इमरजेंसी। ठीक है, 1975 में जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेसिकली प्रेसिडेंट से ये निवेदन या फिर एक तरीके से एडवाइस किया था कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए। उसके बाद कुछ क्लॉजेस और जोड़े गए जिसमें कैबिनेट का एक कंप्लीट डिसीजन इंपॉर्टेंट माना गया है। चलिए, अब जब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं किसको? सीएजी को, यूपीएससी के चेयरमैन को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर 2 कमिश्नर्स को। जब ये अपॉइंट करते हैं तब किसकी सलाह माननी पड़ती है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेसिकली पावर्स। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की। तो ये वाला पॉइंट हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आर्टिकल 75 ये कहता है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अभी मैंने बताया ऊपर कि लोकसभा में जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है पब्लिक का, ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं। ठीक है, और जब भी चाहें वो शफल कर सकते हैं उस पोर्टफोलियो को। ठीक है, आज चाहें वो तो किसी भी मंत्रालय के मंत्री को उस पद से हटाकर कोई दूसरा मंत्रालय दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि स्मृति ईरानी जी, ठीक है, पिछली बार वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, उनका पद चेंज करके उनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है। इसके अलावा अब एक मिनिस्टर जो है वो एक से ज़्यादा मंत्रालय भी संभाल सकते हैं, बशर्त ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको अलाउ करके रखा हो। ठीक है, जैसे स्मृति ईरानी जी का फिर से एग्जांपल लूँ तो उन्होंने कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाल कर रखी है। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, WCD। तो इन दोनों पे उनको काबिज किया गया है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, अगर प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, ऐसे में सभी पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। हाइपोथेटिकली अगर बात की जाए, आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी रिज़ाइन कर देते हैं, ऐसे में पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना हुआ है, जितने मंत्री हैं, चाहे वो अमित शाह हों,
राजनाथ सिंह हो, ऑटोमेटिकली सभी के मंत्रालय चले जाएंगे। एक बार फिर से जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करवाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए, या फिर अगर मिनिस्टर ना माने तो ऐसे में प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उस मिनिस्टर को उसके पोस्ट से रिमूव कर दे। तो ये एक और प्रावधान है। इसके भी बैकग्राउंड में कई बार इसके एग्जांपल्स देखे गए हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही थी तब उन्होंने रिज़ाइन करा था। CD देशमुख, इसके अलावा मोहम्मद आरिफ खान ने जब ट्रिपल तलाक को लेकर बिल पेश हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है मैक्सिमम पूरी की पूरी लोकसभा का कितने परसेंट हो सकता है? 15%। ठीक है, जैसे लोकसभा में बात करें, ठीक है, 543 + 2 सीट्स, ठीक है, 545। अगर इसका 15% निकाला जाए तो ऑलमोस्ट 81 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक प्रधानमंत्री को मिला के और 80 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला के, ठीक है, इतने मंत्री पद बन सकते हैं भारत में। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। मतलब अगर देखिए 2003 के पहले क्या होता होगा कि आप जितने चाहो उतने लोगों को मंत्री पद दे सकते हो। ऐसे में क्या है, कई लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मंत्री पद दे देते हैं, लेकिन एक तरीके से गलत है। तो उस प्रावधान को अलग करने के लिए ये लाया गया। मिनिस्टर्स के टाइप्स देख लेते हैं जो हैं भारत में। ठीक है, सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। ये जो है सबसे टॉप टियर, सबसे ऊपर का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल पोर्टफोलियो संभाले जाते हैं। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल देख सकते हैं। होम मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअली संभाले जाते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का जो है अधिकार होता है या राइट होता है टू प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा या प्रेस ब्रीफिंग सुनी होगी कि कैबिनेट की आज बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कैबिनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि इतनी बड़ी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो ये है उसमें कैबिनेट। ठीक है, अ सर्कल विद इन अ सर्कल। तो सो दिस इज कॉल्ड द कैबिनेट। देखिए, मैंने बताया था कि पहले प्राइम मिनिस्टर का ही चलता था आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाना, लेकिन 1978 में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिससे अब कैबिनेट की भी सलाह ज़रूरी होगी रिगार्डिंग इमरजेंसी, या फिर बोलें तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के समय। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक जो इंडिविजुअल चार्ज होल्ड कर लेते हैं जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन ये उतने बड़े मंत्रालय नहीं होते। दूसरे होते हैं जो इंडिविजुअल चार्ज होल्ड नहीं करते। ठीक है, चलिए, अब जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिविजुअल चार्ज होल्ड करते हैं, ठीक है, वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, जब भी उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर होगा वो अटेंड कर सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग, जबकि दूसरे जो इंडिविजुअल चार्ज होल्ड नहीं करते वो किसी ना किसी कैबिनेट के अंदर आते हैं और उनको कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा जो भी ड्यूटी दी जाए वो उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या हैं? ये भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर काम करते हैं या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, जो भी उनके ऊपर उनके मिनिस्टर होंगे उनको वर्क देंगे वो इनको पूरा करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और होता था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो नहीं है, तो उतना अब हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो। चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ तक
प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। अब हम समझेंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद हम देखेंगे एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। देखिए, एक आसान सा तरीका बता सकता हूँ कि जिस तरीके से हमने आर्टिकल 74 देखा प्राइम मिनिस्टर और 75, ठीक है, अब आप इसमें 89 अगर प्लस कर दें दोनों में, ठीक है, तो ये बन जाएगा 163 आर्टिकल नंबर और ये बन जाएगा 164। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में डिफरेंस है कि प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। अब हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखिए, आर्टिकल 164 जो हमने 75 में पढ़ा था वही है आर्टिकल 164। क्या कहता है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसकी एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। सब कुछ सेम है, ठीक है। आगे, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड कौन होते हैं? गवर्नर, ठीक है। कन्वेंशन के मुताबिक, नियम के मुताबिक गवर्नर जो हैं वो एक मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अगर कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, ऐसे में गवर्नर अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज करके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे ये फैसला लिया गवर्नर ने, ऐसे में चीफ मिनिस्टर को अपना कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात करूं मैं, तो जब तक गवर्नर साहब चाहते हैं, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तब तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक ये इंजॉय करेंगे कॉन्फिडेंस किसका? तो लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। He cannot be removed by the governor till he hold the confidence of the house। ये बात रही। अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर। किसकी एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, ठीक है। ये पॉइंट हमने ऊपर भी देखा था प्राइम मिनिस्टर में, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, किसके प्रति? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या करेंगे? पोर्टफोलियो को डिसाइड करेंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, और साथ ही साथ शफल भी कर सकते हैं पोर्टफोलियोज एट अ गिवन टाइम, ठीक है। हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और वो वेरियस पोर्टफोलियोज डिवाइड करते हैं। जैसे अगर बात करूँ होम मिनिस्ट्री नरोत्तम मिश्रा जी को देकर रखिए। इसके बाद भी वो चाहें तो वो किसी का भी मंत्रालय ले सकते हैं, या किसी को भी एक्स्ट्रा मंत्रालय या पोर्टफोलियो दे सकते हैं। ये सीएम के ऊपर है, ठीक है। सीएम चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं रिजाइन करने के लिए, या फिर गवर्नर को एडवाइस कर देंगे कि इस मिनिस्टर को रिमूव कर दो, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ऐसे में पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पिछला एग्जांपल अगर हम देखें, 2018 में कमलनाथ गवर्नमेंट आई थी, लेकिन कमलनाथ जी ने जैसे ही रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को दिया, उनकी बनाई हुई पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ऑटोमेटिकली रिजाइन हो गया। पावर्स की अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं कि गवर्नर चाहें तो चीफ मिनिस्टर मतलब गवर्नर प्रोरोग करते हैं और समन करते हैं किसको? स्टेट असेंबली को। किसके कंसल्टेशन पे? सीएम के कंसल्टेशन पे, ठीक है। सीएम चाहे तो गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनने में। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी वर्क्स को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को अपॉइंट करने में किसको? चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससीज, एडवोकेट जनरल, और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर या फिर मेंबर्स। ये हो गई बात चीफ मिनिस्टर के पावर्स की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 76 में। इसके लिए अगर मैं ट्रिक बताऊं तो 7 और 6 होता है, ठीक है, मतलब साक्षी। तो इससे कैसे याद रख सकते हैं? साक्षी मतलब ट्रस्ट जो होता है ना, कि साक्षी मान के मैं एविडेंस देता हूँ। एक एग्जांपल सुना होगा आप लोगों ने, तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सब सच बोलेंगे, साक्षी रहेंगे वो किसी भी बात के, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल का ऑफिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि ये पहले और सबसे बड़े लॉ ऑफिसर कहलाएंगे किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इनके अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखा था कि प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशंस कैसी हैं इनकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सीएजी को पढ़ा है ना कमीशन के रूप में, वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट में या तो 5 साल या फिर 1 मिनट में फिर से समझाता हूँ। किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल किसी जज की तरह काम करेंगे, या फिर एडवोकेट के पोस्ट में काम करेंगे 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, किसकी नज़रों में? प्रेसिडेंट की ओपिनियन में या प्रेसिडेंट के नज़रों में। एमिनेंट जूरिस्ट मतलब अगर एग्जांपल्स लिए जाएं तो जैसे आपने हरीश साल्वे जी का नाम सुना होगा, जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसका केस लड़ रहे हैं? कुलभूषण जाधव का, ठीक है। उसके अलावा पिछले साल हमने नाम सुना था श्री राम जेठमलानी जी का, ठीक है। तो ऐसे कुछ एमिनेंट जूरिस्ट जो होते हैं, अगर प्रेसिडेंट की नज़रों में हो तो उनको भी बनाया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टर्म्स ऑफ ऑफिस और रेम्यूनरेशन की बात करें तो देखिए, कुछ भी फिक्स नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर नहीं है इनके रिमूवल का। क्यों? क्योंकि इनको सरकार चुन रही है अपना वकील बना के, तो इनका कोई ऐसा रिमूवल होगा नहीं। सरकार जब चाहे वो प्रेसिडेंट को आदेश दे सकती है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। वैसे आदेश देना गलत बात होगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। देखो, जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक ये लोग ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। इनको रेन्यूमरेशन मिलेगी जितना प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर दें, ठीक है। नीदर अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये चाहे तो बाकी समय में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के केसेस में इनको उपलब्ध रहना पड़ेगा। ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस क्या हैं? बेसिक फंक्शंस होते हैं। प्रीलिम्स में 3 से 4 फंक्शंस दे दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है विच ऑफ द वन इज नॉट करेक्ट। तो आप फंक्शंस कॉमनली अपन सेंस लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, फंक्शंस क्या हैं? ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अदर कुछ ऐसी ड्यूटीज लीगल कैरेक्टर की जो भी प्रेसिडेंट इनको असाइन करके थे, ये वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कुछ फंक्शंस, ठीक है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अदर लॉ द्वारा निर्धारित किए जाए। तो ये उनके इंपॉर्टेंट वाक होते हैं। कुछ दूसरी बातें, ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से मना नहीं करा जा सकता है जब ये अपनी पोस्ट में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है। काउंसिल मतलब एक तरीके से सदस्य नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। देखिए, ये चाहें तो भारत के सभी कोर्ट्स में, ठीक है, जो भी भारत की टेरिटरी में आते हैं उसमें ये ऑडियंस की तरह या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। बहुत मिनिमल होती हैं लेकिन होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ये ना ही मेंबर के कैबिनेट होते हैं, लेकिन एक स्पेशल इनके पास कंडीशन होती है कि ये चाहें तो कैबिनेट की मीटिंग्स में बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और इनके पास शक्ति क्या है कि इनके पास अधिकार है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में या फिर जॉइंट सिटिंग जो अंडर आर्टिकल 108 होती हैं
उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पर ये किसी भी प्रकार की वोटिंग में शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको वहाँ पे सभी प्रिविलेजेस मिलेंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं कर सकते, ये इनकी प्रिविलेज नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अटॉर्नी जनरल वाला हमारा ये टॉपिक था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल नंबर 76। अगर हम फिर से इसमें 89 ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक है, 165 में। तो अब हम 165 में आ गए, इसका मतलब हम कहाँ आ गए? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक आर्टिकल या पार्ट में इनका मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 165 ये बता दिया। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहाँ के होते हैं? किसी भी राज्य के। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनका गवर्नर करके देंगे। ठीक है, जैसा भी चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ फैसला लें उस हिसाब से। इनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, किसी भी जुडिशियल ऑफिस पोस्ट पर कम से कम 10 साल कार्य किया हो, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हों। तो ये इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है इनका भी फिक्स नहीं है, रिमूवल का भी कोई प्रोसेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं? जब तक गवर्नर चाहें। ठीक है, प्लेजर ऑफ गवर्नर, तब तक ये होल्ड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? गवर्नर के द्वारा किसी भी समय निकाले जा सकते हैं, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे। चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये गवर्नर को। कन्वेंशनली जब भी ये गवर्नमेंट रिजाइन करती है, ऑटोमेटिकली ये रिजाइन कर देते हैं। क्योंकि क्या है, अगर जैसे किसी और पार्टी की सरकार आ गई तो वो अपने एडवोकेट जनरल को लेकर आएगी। ठीक है, इसलिए कन्वेंशनली ये खुद ही रिजिग्नेशन दे देते हैं। ड्यूटीज़ क्या हैं? एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, कहाँ की? राज्य की लीगल मैटर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नर अगर इनके लिए कोई लीगल कैरेक्टर का वर्क डिसाइड करे तो उसको ये पूरा करते हैं। ठीक है, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ द्वारा कहा गया है, एडवोकेट जनरल उसको भी, उस ड्यूटी को भी डिस्चार्ज करते हैं। राइट्स इनके भी हैं, लेकिन इनके पास अधिकार हैं राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जबकि हमने अटॉर्नी जनरल में क्या देखा था? वो पूरे के पूरे इंडिया की किसी भी टेरिटरी में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये भी चाहें तो दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लेकिन ये वहाँ पर वोट नहीं कर सकते, और इनकी सभी प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह रहेंगी। तो यहाँ पर हमने टॉपिक्स कौन कौन से देखे? प्राइम मिनिस्टर, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बाद चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर हमने देखा फाइनली अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ठीक है, यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रीलिम्स के हिसाब से वो हमने कंप्लीट कर लिए। एडवोकेट जनरल को लेकर एक स्पेशल लिस्ट, इसके अलावा गवर्नर को लेकर एक स्पेशल लिस्ट, ये सब में जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड लिस्ट वाले हैं उसको एक सिंगल सेगमेंट में ले आऊँगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पिछले साल आए थे, और हमको काफ़ी कुछ उसमें से बन जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बात करेंगे अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है कहाँ का? भारत का। पहला कौन सा था? प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने आर्टिकल नंबर 52 में देखा था देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी के साथ 63 में हम देखेंगे, दोनों में 1 का एडिशन कर दीजिएगा, 5 + 1 6 और 2 + 1 3, तो 63 में क्या आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री का। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ एक जो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो क्या होता है? दैट ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, चलिए
क्वालिफिकेशंस इनकी अगर देखी जाए तो सब कुछ सेम होता है, बस कुछ अंतर होता है, वो मैं समझा दे रहा। पहली क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। उसके अलावा 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट पे भी था, लेकिन एक अलग कंडीशन प्रेसिडेंट में ये था, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब कि 30 ईयर्स ऑफ एज तो होनी ही चाहिए, ठीक है, जो राज्यसभा में होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी हाउस पार्लियामेंट का उसके मेंबर नहीं होंगे, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। अगर इलेक्शंस की बात करें तो देखिए, इनका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसा हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, लेकिन डिफरेंस ये होता है, प्रेसिडेंट पूरे के पूरे कंट्री, दैट मीन्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में इनका मेन रोल रहता है। ऐसे में इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा, जो इनके लिए वोट करेगा, उसमें कौन होंगे, सभी मेंबर्स लोकसभा के, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड हों। जबकि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनका इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब एमएलएस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनके इलेक्शन में, ठीक है। वोटिंग की प्रोसेस सेम रहेगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चलिए, ओथ कौन दिलवाएगा, तो देखिए, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको वो अपॉइंट कर दें। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, आर्टिकल नंबर 67 में दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, 5 साल का रहता है इनका टर्म ऑफ ऑफिस। ये कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं, इनका टर्म एंड होने के पहले। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट को, ठीक है। और कितनी भी बार ये क्या बन सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। अभी कौन है, एम वेंकैया नायडू। अगर सीट वैकेंट हो जाए तब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल टर्म कितना होता है, 5 साल, ठीक है, लेकिन ये तब तक ऑफिस होल्ड करके रखते जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ना संभाल लें। वाइस प्रेसिडेंट चाहें तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को, ये हमने देखा। रिमूवल की प्रोसेस अगर देखी जाए तो जो रिजोल्यूशन है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में। तो राज्यसभा की स्पेशल पावर है वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने की। इनको भी 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ एग्री करा जाएगा उस पर एक इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। और काफ़ी आसानी से वाइस प्रेसिडेंट एक तरीके से ऑफिस से रिमूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पावर्स अगर इनकी देखी जाए तो ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनका मेन मोटिव इस ऑफिस को बनाने का यही था कि राज्यसभा को चेयर किया जा सके, ठीक है। प्रिसाइड्स द सेशन ऑफ राज्यसभा, जो भी सेशंस होते हैं, ठीक है। परफॉर्म्स द ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो एब्सेंट रहते हैं ऑफिस से, ठीक है। तो इनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। जब भी ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे उस समय राज्यसभा के चेयरमैन की तरह ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे समय में राज्यसभा को कौन हैंडल करेगा, तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये इतनी बात रही वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड।